गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी सब्जेक्ट नंबर जो 4 हमारा चल रहा था क्लाइमेट जलवायु। आज हम पढ़ेंगे मानसून का आगमन एवं वापसी कि भारत में मानसून कैसे आगमन होता है और वापस कैसे जाता है। अगर हम मानसून का आगमन हम देखते हैं कि भारत में जो वर्षा जो ऋतु है या मानसून का जो आगमन है वे ग्रीष्म ऋतु में शुरू होता है। ग्रीष्म ऋतु में जब भारत का धरातल तेजी से तपने लगता है तो तापमान अधिक हो जाता है और तापमान जब अधिक होता है तो वायुदाब कम हो जाती है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि तापमान और वायुदाब में विलोम संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो इसलिए जो हवाएं हैं, जो मानसूनी हवाएं हैं, वे मानसूनी हवाएं जैसे अगर हम देखते हैं कि ये मानसूनी हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्थान करती हैं। जैसे ये मानसून हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्थान करती हैं, लगभग मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है। जैसे ये मानचित्र में दिखाया गया है, अगर हम मानसून स्थिति देखते हैं तो 1 जून को ये दक्षिण में जैसे केरल के पास में होते हुए और इस क्षेत्र में जाता है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। 5 जून तक ये केरल के उत्तर में होता हुआ और इस क्षेत्र पर। इसी प्रकार से 10 जून तक अगर हम देखते हैं, 10 जून तक मुंबई से लेकर और भुवनेश्वर होता हुआ और ये नेपाल तक पहुंच जाता है। 15 जून तक ये हमारा गुजरात से लेकर भारत के मध्यवर्ती भाग अहमदाबाद, भोपाल के पास उत्तर में होता हुआ लखनऊ से पास गुजरता हुआ नेपाल की ओर प्रस्थान करता है। इसी प्रकार से अगर हम जून में देखते हैं, जुलाई में देखते हैं, 1 जुलाई की जो आसपास जो हमारा मानसून है वे हमारा मानसून 1 जुलाई के जो है ये गुजरात और गुजरात से और राजस्थान के जो मध्यवर्ती से बीच में होता हुआ और 1 जुलाई आपके श्रीनगर के दक्षिण भाग अर्थात चंडीगढ़ के साइड में पहुंच जाता है। और 15 जुलाई अंतिम रूप से कि जो मानसून जो है 15 जुलाई तक राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में होता हुआ और आगे की ओर बढ़ता है, अर्थात 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है, पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा मानसून का आगमन है वे ग्रीष्म ऋतु में ये शुरू हो जाता है और पूरे भारत देश में इसका वर्षा होने लग जाती है। दिसंबर, अब जैसे देखते हैं कि मानसून है, सितंबर तक मानसूनी वर्षा होती है और सितंबर के अंत में या हम कह सकते हैं कि जिसको सितंबर अक्टूबर में मानसून का वापसी होता है, मानसून यानी कि वापस लौटता है। इससे पहले जैसे हमारी ऋतु आपने देखी, ऋतु जैसे मुख्य ऋतु में जैसे देखी शीत ऋतु, जो शीत ऋतु है जो मध्य नवंबर से शुरू होकर और फरवरी महीने तक चलती है, ये भारत के उत्तरी भाग में ये सक्रिय हो सकती है। दिसंबर और जनवरी शीत ऋतु के सबसे ठंडे महीने होते हैं क्योंकि तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है और पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदानों में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। शीत ऋतु में गर्म तथा रातें, दिन जो है शीत ऋतु में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है क्योंकि दिन में तेजी से धूप निकलती है और रातें ठंडी हो जाती है। उत्तर में तुषारापन सामान्यतः हिमालय के ऊपरी ढालों पर होता है।
तो ये शीत ऋतु की एक तरह से कहानी है। अगर हम इसी को अगर हम देखते हैं, जैसे शीत ऋतु में उत्तरी मैदान के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से हमारे यहाँ वर्षा होती है। जो वर्षा होती है शीत ऋतु में वे भूमध्य सागर से होती है। भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से ये वर्षा होती है। पश्चिमी पवनों के साथ साथ भारत में प्रवेश करती है और जिससे ये वर्षा होती है। और शीतकाल में जो हमारे वर्षा होती है उसको हम मुख्यतः उसको मावठ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? मावठ। अब देखते हैं हम दूसरी ग्रीष्म ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिंच जाती है और मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों और मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी हमारा जो मई और जो जून है, मई और जून महीना ये गर्मी के ये पीक आपके मंथ हैं। मार्च में दक्कन के पठार पर उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और अप्रैल के मध्य यानी अप्रैल के आते आते समय गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि तापमान बहुत अत्यधिक यानी कि बढ़ जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, क्योंकि जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी, ये उसको देखना है। ग्रीष्म ऋतु में जो तेजी से जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे हम लू के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें राजस्थान में लू कहते हैं। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावशाली लक्षण है, इसको लू के कहते हैं। कई बार इससे कुछ जो वर्षा होने वाली है उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे इसके कुछ नाम दिए हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली तेज हवाएं, गर्म हवाएं, उसे लू कहते हैं और ये उत्तर और उत्तरी पश्चिम में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं और इन हवा का सीधा प्रभाव घातक भी होता है। जैसे उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्य धूल भरी आंधी आती है और ये आंधी ऐसे समय कभी कभी आराम भी दिलाती है। ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडा समीर हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाएं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिम वृष्टि भी होती है, यानी कि कई बार जैसे हिम वर्षा यानी ओले गिरना, ऐसी स्थिति भी होती है। वैसाखी के महीने में जो ग्रीष्म ऋतु आता है, जो हिंदी का एक महीना है, वैसाख बोलते हैं। वैसाखी के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो ग्रीष्म ऋतु है उसके अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। कर्नाटक और केरल है उसमें पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और प्राय से आम्र वर्षा भी कहता है। क्यों? क्योंकि उसमें उस समय आम की जो खेती होती है, आम के पेड़ होते हैं और उस पर जब वर्षा होती है तो वे आम अच्छे पकते हैं, उसका अच्छा उत्पादन होता है। इसलिए उसको कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद में जैसे फिर जून स्टार्ट होता है तो जून में हमारी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। तो बताया कि वर्षा ऋतु हमारी की वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, तो उसके बाद में हमारा मानसून है जो आ जाता है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था बढ़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें आकर्षित करती हैं, जिससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक जो पवनें वे दक्षिणी समुद्र से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं।
चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं और नमी लाने से ये पवनें तीव्र होती हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं और सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है, जैसा कि अभी आपको मैप में बताया था। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम, अर्थात ये जो मैप है, ये जो हमारे दक्षिणी और ये पश्चिमी, इस प्रकार से हवाएं यहाँ चलती है। ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं आगे जो चलती हैं। तो मानसून के संबंध में एक अन्य और घटना है। क्या घटना है मानसून संबंध में? ये घटना और है कि वर्षा में विराम, वर्षा का विराम मतलब वर्षा का रुक जाना, बीच में रुक जाना, फिर दोबारा वर्षा आना। इस प्रकार इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानसूनी वर्षा एक समय के कुछ दिन तक होती है और इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है और मानसून में आने वाले इस विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होता है। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं ये हमारे ऋतु। अब देखते हैं कि मानसून की वापसी या मानसून का परिवर्तन। मानसून का परिवर्तन या मानसून की वापसी है जब मानसून वापस लौटता है। तो अक्टूबर के बाद, सितंबर के बाद में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मानसून वापस लौट जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है और सूर्य की जो दक्षिणायन हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पर निम्न दाब उच्च दाब बन जाता है और इधर निम्न दाब। तो हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। तो जिसके कारण जो हमारी वर्षा है, शीतकाल में जो वर्षा है, जो हमारे तमिलनाडु और हमारे कर्नाटक और जैसे हैदराबाद वाले क्षेत्र में, इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। तो मानसूनी वापसी या मानसून का जो परिवर्तन है वे अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। इसलिए यहाँ आसमान साफ, तापमान वृद्धि हो जाती है और तापमान उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी और सुहानी होती है। स्थल अभी भी दाद्र होता है। उस तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। सामान्य से क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है, अर्थात गर्मी होती है, दिन में धूप तेज होती है ना, इसलिए इसको बताया क्वार। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अब देखते हैं कि वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। अगर हम एक अध्ययन किया है और अध्ययन से पता चला है कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा है वो मासिनराम, तो ये मेघालय में पहले मासिनराम की जगह चेरापूंजी था कि चेरापूंजी में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती थी। आज मासिनराम ये भी मेघालय में जब विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी गुफाएं इस प्रकार से चूने पत्थर गुफाएं, तो वहाँ की ये गुफाएं बनी हुई। नवंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और ये स्थानांतरण चक्रवर्ती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। कहाँ? पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी भी होते हैं। कैसे थे? विनाशकारी। जैसा कि मैप में बताया गया है कि मौसमी वर्षा आपके जून के महीने में ये वर्षा का है, जहाँ बताया आपको ये 400 सेंटीमीटर से अधिक आपके ये जो क्षेत्र है 400 सेंटीमीटर, ये तटवर्ती क्षेत्र है। 200 से 400 हल्का ब्लू कलर है, 100 से आपका 200 सेंटीमीटर, तो इसमें हल्का कलर और है। और ये 0 से 040 है, यहाँ पर आपके बहुत ही कम वर्षा वाले क्षेत्र है।
तो ये आपको मानचित्रों में ये ग्रीष्म ऋतु और वार्षिक वर्षा वार्षिक दिखाएगा। वर्षा का वितरण देखते हैं हम कि किन किन क्षेत्रों में वर्षा का क्या वितरण रहा है। पश्चिमी तट के भागों यानी जो भारत में जो पश्चिमी और जो पूर्वी तट है उन तटों पर अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी तट के भागों और उत्तरी पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्थात भारत का जो पश्चिमी और जो पूर्वी तट है वहाँ वर्षा अधिक होती है। पश्चिमी राजस्थान में इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी हरियाणा, पंजाब और गुजरात, राजस्थान में वर्षा कम होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है और देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा है ना मध्यम होती है और हिमपात हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। अब देखिए मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष के दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता मिलती है। इस वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, यानी यहाँ वर्षा कम होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट के जो कुछ छाया प्रदेश है में अधिक पाई जाती है। राजस्थान जैसे पश्चिमी घाट के जो वृष्टि में जो सूखे क्षेत्र हैं तो उनमें ये जो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है, भारत का पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वे वृष्टि छाया प्रदेश है, क्योंकि जैसे जैसे पवन नीचे की उतरती है तो पवन ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, उसमें नमी कम हो जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। तो ये भी एक तरह से भारत के लिए नुकसानदायक है। मानसून एकता का परिचय। अब हम कैसे कह सकते हैं कि मानसून जो है कैसे हमें एकता का परिचय दिलाता है? ये से बताया कि हिमालय, जैसे हम पढ़ चुके हैं, हिमालय अत्यधिक ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत से आने वाली ठंडी शीत लहर को हिमालय पर्वतमाला रोकता है और हिमालय पर्वतमाला हमारे देश के लिए एक गार्ड के रूप में खड़ा है, एक रक्षक के रूप में खड़ा है। इसके कारण अपेक्षाकृत उस अक्षांश के बावजूद कि हमारे भारत देश में ऊंचे अक्षांश के बावजूद भी उत्तर भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत एक दीवार की तरह खड़ा है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। और हमारे भारत देश में जो पठारी भूमि है, जो प्रायद्वीपीय पठार बना है, जो पठार के कारण और नज़दीक समुद्र होने के कारण न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी। समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप में मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं को ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दिशा ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। क्यों? कि भारत में सभी जगह वर्षा समान नहीं होती। जैसा भी आपने पढ़ा, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में सबसे अधिक वर्षा, मध्यवर्ती भाग में कम, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी भाग और जैसे हरियाणा का दक्षिणी भाग में वर्षा की मात्रा बहुत कम है। तो इसी प्रकार से इसका हमारा ऋतुओं के अनुसार भी हमारा कृषि चक्र बना हुआ है, अर्थात कभी रबी की फसल है, कभी खरीफ की फसल है, तो कभी जायद की फसल। कृषि चक्र है। मानव जीवन तथा उसके त्योहार, जैसे मानव जीवन है उसके जो हमारे त्योहार है, उत्सव, वे भी कहीं ना कहीं हमारी कृषि से जुड़े हुए हैं, है ना। त्योहार उत्सव सभी मानसून लेके चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। सब मानसून की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसून प्रक्रिया में जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। क्यों? कि अगर मानसूनी वर्षा तेजी से हो जाती है तो हमारी खरीफ की फसल के लिए लाभदायक होती है। एक संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियां जलों का संवहन करती है। क्यों? जैसे वर्षा बहेगी, वर्षा होगी तो निश्चित रूप से जो जल के स्रोत हैं वे पानी से लबालब भर जाएंगे और
उसमें जल प्रवाहित होगा उन्हें भी एक नदी घाटी का नाम दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में विभिन्नताओं में एकता दिखाई देती है। जैसे भिन्न भिन्न ऋतुएं हैं, भिन्न भिन्न फसल हैं, उसके साथ साथ में रीति रिवाज है। देश की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो देश में जैसे हिमालय पर्वतमाला भारत का रक्षक के रूप में काम करता है। प्रायद्वीपीय जो पठार है जो ऋतुओं को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मानसून हमारे देश के अंदर एक एकता का, यूनिटी का एक आइडेंटिफाई करता है, एक हम उसको प्रचारक है। तो ये था हमारा मानसून जलवायु वाला चैप्टर। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए, एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए, जैसे आवश्यक क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें अभ्यास के। नीचे दिए गए 4 विकल्प में से सही उत्तर चुने। नीचे दिए गए स्थान में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? अब देखो मासीन राम, आपको चेहरा पूंजी नहीं करना है, चेहरा पूंजी पहले था, अब मासीन राम आ गया इसके स्थान पर, तो आपको उत्तर है गए। दूसरा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से किस नाम जाता है? गर्मी की ऋतु में और उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित से, गर्मी की ऋतु में और उत्तरी मैदान में तापमान बहुत अधिक होता है, तो उस समय जो बहती है उससे हम कहते हैं लू। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ है। ये पश्चिम विक्षोभ ऐसा है जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कंपटीशन के लिए कि भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु से जो वर्षा होती है कौन सी विक्षोभ से होती है? वे पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, देखिए, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है? जून के प्रारंभ में। कब होता है? जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ख, गर्म दिन और ठंडे रहते हैं। क्योंकि शीत ऋतु में हमारे जो दिन है ना, दिन में तापमान अधिक होता है, सूर्य तेज चमकता है, इसलिए गर्म दिन होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। तो और इस प्रकार से अभ्यास के प्रश्न है, आप इनको करने की कोशिश करिए। और तो ये था हमारा जलवायु वाला चैप्टर। ओके, थैंक यू।